हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स कॉन्टेटिव्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले अबाउट आरबीआई। आरबीआई के बारे में आपने सुना तो होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसकी हिस्ट्री आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अब आरबीआई बना क्यों था और किसने बनाया था? तो आरबीआई जो है, आरबीआई को बनाने के लिए कमीशन सेटअप हुई थी 1926 में, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एडवर्ड हिल्टन, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया हिल्टन यंग कमीशन। अब 1926 में इस कमेटी का सेटअप हुआ था आरबीआई के लिए, इसीलिए नेक्स्ट ईयर क्या कर रहा था, पूरा प्लान तैयार करने के बाद एक साल बाद मतलब 1927 में उसका बिल जो था वो पार्लियामेंट में लेके गए थे। इंडियन पार्लियामेंट में, जो ब्रिटिश के अंडर में था जब इंडिया, तो उस पार्लियामेंट में जो बिल था उनका वो लेके गए थे। पर लैक ऑफ मेजोरिटी 1927 में आरबीआई का जो बिल था वो पास नहीं हो पाया था। अब 1927 में नहीं पास हो पाया था, उसके लिए वापस से 6 साल बाद मतलब इन 1933, 27 से 6 इयर्स के बाद 1933 में एक व्हाइट पेपर कमेटी सेटअप हुई थी। व्हाइट पेपर कमेटी अंडर जॉन साइमन। जॉन साइमन मतलब साइमन कमीशन से रिलेट कर रहे। साइमन कमीशन के जो हेड थे वो जॉन साइमन ने यहाँ पे व्हाइट पेपर कमेटी। अब ये व्हाइट पेपर कमेटी होता क्या है? तो व्हाइट पेपर कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है जो मेजर डिसीजंस को पार्लियामेंट में लेके जाती है और वहां पे उसके ऊपर डिस्कशन होता है और आखिरी में बिल पास होता है। तो 1933 में जॉन साइमन के अंडर में व्हाइट पेपर कमेटी जो थी, वहां पे उस बिल को, आरबीआई के बिल को वापस से लाया गया। अब आरबीआई के बिल को 1933 में लाया गया, तो वहां पे 1934 को नेक्स्ट ईयर वो बिल पास हो गया था। इसीलिए 1934 को आरबीआई एक्ट वापस आया था इंडिया के अंदर। पहली बार आरबीआई का एक्ट बना था, आरबीआई एक्ट 1934। अब आरबीआई का एक्ट बन गया था, इसीलिए उसके ठीक नेक्स्ट ईयर में आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। इन द ईयर 1935 1 अप्रैल से आरबीआई एस्टेब्लिश हो गया, उसका ऑपरेशन उसने चालू कर दिया था। मतलब आरबीआई अब तैयार हो गया था उसका काम चालू करने के लिए। अब 1935 में चालू हुआ था, उसी समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बन चुका था 1935 में, और व्हाइट पेपर कमीशन के अंडर में ही ये 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था। अब आरबीआई के पहले हम लोग कई बार सोचते हैं कि आरबीआई के पहले भी कोई सी बैंक थी जो आरबीआई का काम करती थी। तो हाँ, 1921 में इंपीरियल बैंक, जो 3 हमारी प्रोविंसेस की, मेजर प्रोविंसेस इंडिया की, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, 3 प्रोविंसेस के बैंक मिलके एक मेजर बैंक बनाया गया था, इंपीरियल बैंक, जो एक कमर्शियल बैंक थी। वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए भी काम करती थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करती थी, तो वो कमर्शियल बैंक थी और वो इंपीरियल बैंक उसको नाम दिया गया था। तो इंपीरियल बैंक सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई की जगह पे उस समय काम करती थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1935 में बैंक आया था आरबीआई, तो वो क्या पब्लिक के लिए काम कर रही थी? तो ये ध्यान रखना है कि 1949 के पहले तक आरबीआई भी एक कमर्शियल बैंक थी। 1949 के पहले तक आरबीआई भी एक कमर्शियल बैंक थी, मतलब नॉर्मल बैंक को जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करती थी। अब 1935 में बैंक बन गई थी और इंडिया उस समय एक जॉइंट इंडिया था। जॉइंट इंडिया क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इंडिया के पास बर्मा भी इंक्लूड था और पाकिस्तान भी उसमें इंक्लूड था। तो 1937 को बर्मा सेपरेट हो गया था। बर्मा ने इंडिया छोड़ के अपनी सेपरेट बाउंड्री ले ली थी। उसके बाद देखा जाए तो 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। 1948 में पाकिस्तान भी अलग हो गया था। तो अब आरबीआई तो तीनों के लिए बना था क्योंकि उस समय वो जॉइंट इंडिया था। तो आरबीआई ने 1948 में पाकिस्तान को अलग कर दिया, 1949 में बर्मा को अलग कर दिया और उसके बाद 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया प्योर इंडिया के लिए। अभी नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरा जो शेयर रहेगा वो गवर्नमेंट का रहेगा आरबीआई के अंदर। तो आरबीआई को टोटली 1949 में उसे नेशनलाइज कर दिया गया और वहीं पे भी नया एक्ट आया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और आरबीआई एक्ट 1949। 2 एक्ट को पास करा गया था जहां पे अब आरबीआई सोल अथॉरिटी हो गई थी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए इंडिया के अंदर, जो पूरा इंडिया के अंदर अपना मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करेगा। अब देखा जाए तो 1949 में हमें इकोनॉमी को सोशल प्रॉब्लम बहुत झेलना पड़ रही थी। क्यों इकोनॉमी को सोशल प्रॉब्लम झेलना पड़ रही थी? इकोनॉमी इसलिए क्योंकि हमारे इंडिया को टोटली एक्सप्लॉइट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, और डिवाइडेशन होने के बाद, पार्टीशन होने के बाद बहुत सारे रेफ्यूजीज जो थे पाकिस्तान से इंडिया मूव कर रहे थे। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत हाई था। अब सोशल प्रॉब्लम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया जो था एक सेपरेट स्टेट्स में डिवाइड था, वो सभी स्टेट्स को बना के एक कंट्री बनाना था, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम थी। वैसे तो मैक्सिमम स्टेट्स ने फेवर किया था इंडिया के लिए, इंडिया के साथ में, बाकी दूसरी स्टेट्स को कुछ कंडीशंस के साथ उन्हें लाया गया था।
तो 1949 में देखा जाए तो आरबीआई प्योर नेशनलाइज हो गई थी। उसके बाद फिर इकोनॉमिक प्लानिंग का सेशन चालू हुआ 1951 से। 1951 से इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट हुई और 1951 से देखा जाए तो इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा खराब थी, इसलिए पहला फोकस जो था इंडिया का मेजर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के ऊपर फोकस करा गया था, दैट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर भी उन्हें बोला जा सकता है। तो एग्रीकल्चर के ऊपर मेजर फोकस रखा था 1951 में, इसलिए आरबीआई ने भी बहुत सारी पॉलिसीज निकाली थी इन फेवर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर 1959 में जो आपका इंपीरियल बैंक सेटअप हुआ था इंडिया के अंदर 1921 में, जो आरबीआई का काम कर रहा था उस दौरान, उसे फिर रीनेम कर दिया गया और उसे नेशनलाइज कर दिया गया इन द ईयर 1955 और उसे नाम दे दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वही बैंक है जो आरबीआई का काम 1921 में कर रही थी। 1921 से लेकर 1933 तक वो काम कर रही थी। तो ये जो था एसबीआई का काम था उस समय। तो 1955 में फिर उसे एसबीआई नाम दे दिया गया और आरबीआई ने प्योरली उसको भी नेशनलाइज करके एक गवर्नमेंट बैंक बना दिया। अब इस तरीके से आरबीआई जो था अपना काम कर रही थी। अब देखा जाए तो बैंक फेलियर्स हो रहे थे, डिपॉजिटर्स जो अपना पैसा बैंक में जमा कर रहे थे, जब बैंक फेलियर हो जाता था तो उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहा था डिपॉजिटर्स का। तो उनका इंटरेस्ट लाने के लिए आरबीआई ने फिर एक न्यू पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करा, दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी डिपॉजिट इंश्योरेंस पॉलिसी होता क्या है? तो डिपॉजिट इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे कोई भी पर्सन अगर डिपॉजिट कर रहा है बैंक में तो उसका ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस आरबीआई करके देती है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से करके देती है। तो 1960 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ, 1961 में इसे पार्लियामेंट में ले जाया गया और 1962 में इसका बिल पास करके ये पॉलिसी इसको बैंकों के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा दिया गया कि अगर कोई भी पर्सन बैंक में डिपॉजिट करता है तो उसका पैसा सेफ है, उसे एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया गया था डिपॉजिटर का। क्योंकि आज के टाइम में हम करंटली देख भी सकते हैं कि कई बैंकों में अभी फेलियर्स होने के कारण लोगों के पैसे डूबने की चांसेस थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने वहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी का बताया था कि आपका इंश्योरेंस अमाउंट डिपॉजिट है, यहाँ पे आपका अमाउंट जो है वो सेफ है। तो 1962 में उसका इंश्योरेंस पॉलिसी। अब फिर 1965 से 1975 तक इंडिया के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम आई। क्या क्या प्रॉब्लम आई? सबसे पहले तो इंडो पाकिस्तान वॉर, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था। उसके बाद ग्लोबल क्राइसिस चल रहे थे, ऑयल क्राइसिस की जो थी वो क्राइसिस बहुत ज्यादा चल रही थी, ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गई थी, इन्फ्लेशन ऑयल के अंदर बहुत सारा था। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो एक इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान वॉर भी चल रहा था, इसको बांग्लादेश लिबरेशन भी बोलते हैं क्योंकि लिबरलाइज किया गया था उस समय बांग्लादेश को। तो वहां पे ये 3 वॉर के कारण इंडिया की कंडीशन खराब हो रही थी और वहां पे फिर आरबीआई ने अपना हाथ संभाला और मॉनेटरी स्ट्रक्चर इंडिया का मेंटेन करा था। तो 1975 तक इंडिया के लिए आरबीआई ने बहुत हेल्प करी थी। उसके बाद देखा जाए तो 1991 ऐसा एक ईयर था जहां पे इंडिया के पास मात्र 3 वीक्स का इंपोर्ट करने के लिए पैसा रखा हुआ था। 3 वीक्स का इंपोर्ट करने के लिए पैसे का मतलब है कि सिर्फ इंडिया 3 वीक्स का इंपोर्ट कर सकती है, मतलब 3 वीक्स का इंपोर्ट करने के बाद अपनी कंट्री को खिला सकती है। पर देखा जाए तो उसके लिए आरबीआई ने उसका सॉल्यूशन निकाला और 20 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड, यूबीएस का मतलब है यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को 20 मेट्रिक्स ऑफ गोल्ड सेल आउट करा, मतलब बेचा 20 मेट्रिक्स ऑफ गोल्ड कि उसका कुछ पैसा आ जाए तो कंट्री को चलाया जाए। तो वैसे देखा जाए तो 1921 के लिए वो दौर बहुत खराब था। वहाँ पे यूबीएस मतलब यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को 20 मेट्रिक्स ऑफ गोल्ड सेल आउट करा था। अब सेल करने के बाद ये ऑप्शन सेल करना सही नहीं था, तो आखिरी में 1991 में जब फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने एक नई पॉलिसी लॉन्च करी थी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दैट इज प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर वापस से इंडिया को ट्रैक पे लाया गया और देखा जाए तो जो आपने गोल्ड सेल करा था, आरबीआई ने जो गोल्ड सेल करा था, वापस से बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस गोल्ड को परचेस कर लिया था। तो इस तरीके से ये इंडिया की पूरी ब्रीफ हिस्ट्री है, जहाँ पे देख सकते हो कि आरबीआई एक छोटा मोटा बैंक भी, उसने कंट्री को बहुत सपोर्ट किया, अपने मॉनेटरी स्ट्रक्चर्स में फ्लेक्सिबिलिटी लाके इंडिया को बहुत सपोर्ट करा था। वैसे ही अगर ये रेट्स देखा जाए, सीआरआर, एसएलआर, इनका इंट्रोडक्शन भी 1970s के टाइम में हुआ था, मतलब 70s के दौरान में इन पॉलिसीज को लाया गया था इंडिया की करंट मॉनेटरी स्ट्रक्चर को देखते हुए, कंडीशन को, इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए। तो फ्रेंड्स, ये हमारी हिस्ट्री थी इकोनॉमिक्स की, जिसमें आरबीआई के पूरी जो डिटेल्स थी आपको बता दी गई है। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.